हेलो साथियों, एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के प्राचीन कालखंड को हम देख रहे हैं या सीख रहे हैं, जिसमें हमने आपको जो है कल मध्य पाषाण काल के बारे में बताया था। मध्य पाषाण काल में साइडें हम बता रहे थे और उन साइडों में जो है हम उत्तर प्रदेश की जो साइडें हैं या जो स्थल हैं उसके बारे में आपको बता रहे थे। जो है चौपानी मांडो तक हम आपको कल जो है पढ़ा चुके हैं। अब उसके आगे जो है उत्तर प्रदेश में, के आगे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के साइड में जो है हम बात करेंगे सराय नाहर राय। सराय नाहर राय ये आपको पड़ता है प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिला प्रयागराज के बगल में जिला है। आपने बड़ा चर्चित नाम सुना होगा वहां का, राजा भैया। तो राजा भैया का प्रतापगढ़ है और इसी प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय है। अब सराय नाहर राय का उत्खनन हुआ, इसमें जो है क्या क्या मिले, 14 शवाधान एक साथ देखने को मिले। मतलब 14 लोगों का शव एक साथ मिले। 18 गर्त चूल्हे। 18 गर्त चूल्हे। गर्त चूल्हे का मतलब कि जैसे हम लोग गांव में, बहुत सारे गांव के बच्चे हैं, मैं भी गांव का ही हूं, तो बहुत सारे हम लोग देखते गांव में क्या करते हैं, ऐसे गड्ढा खनेंगे, ऐसे गड्ढा खन देंगे, ऐसे मान लीजिए जमीन है, ऐसे गड्ढा खन देंगे, यहाँ ईट उट लगा देंगे, फिर यहीं पे खाना बनाना शुरू कर देंगे। तो कितने चूल्हे मिले हैं, इसको जो है ऐसे मान लीजिए हमने एक गड्ढा खन दिया, साइड किनारी हो गया। अब इस पे जो है हम जो भी बर्तन रखना हो, बर्तन रख के अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से हमको 8 चूल्हे वहां मिले। कहां? सराय नाहर राय में। ठीक है। यहां से स्तंभ गर्त की झोपड़ी मिली। स्तंभ गर्त का मतलब कि ये जो है जमीन के अंदर जो है थी और उसमें जो है स्तंभ पे जो है खड़ी थी, तो स्तंभ गर्त की ये यहाँ पे झोपड़ियां प्राप्त की गई है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहां से समाधियां मिली हैं। और बड़ा जान के आश्चर्य होगा आपको कि समाधियां, ये जो समाधियां हैं, ये मान लीजिए ये मकान है, ये समाधि आवास क्षेत्र हमारा या मकान क्षेत्र है, ये हमारा मकान है, आवास क्षेत्र, इसको आवास क्षेत्र कह सकते हैं, आवास क्षेत्र। तो इस आवास क्षेत्र के अंदर मान लीजिए ये उसका जो है द्वार होगा, इसी के अंदर कहीं पे भी जो है कहीं समाधि पाई गई है। मतलब हम जो है ध्यान से देख ले कि आवास क्षेत्र के अंदर ही, मतलब आवास क्षेत्र बाउंड्री के अंदर ही या घर के अंदर ही यहां पे जो है समाधियों को पाया गया है। सबसे मजेदार बात है कि यहां एक कब्र में ये एक कब्र है, एक कोई कब्र है, यहां पे एक साथ 4 मानव, मतलब एक साथ 4 मानव जो है, एक साथ कितने, एक साथ 4 मानव, एक साथ जो है 4 मानव को दफनाया गया है और इन दफनाए हुए का कंकाल प्राप्त किया गया है। तो पूछता है कि 4 मानव का संयुक्त शवाधान कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे सराय नाहर राय से। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कि सराय नाहर से याद कैसे रखेंगे कि हमको 4 मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है। तो सराय नाहर में क्या है, कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ में। सराय नाहर कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के कौन है, राजा भैया हैं। राजा भैया के बारे में आप लोग समझते ही हैं। तो इन्होंने क्या किया, मान लिया वहां बदमाशी चल रही है, किसी ने मार के
प्रतापगढ़ में सरा नहर, किसी 4 लोगों को मारा। और क्या सरा, सरा मीन्स क्या होता है? नहर। सरा मीन्स नाला होता है, या यहां नहर को नहर कह दीजिए। तो 4 लोगों को किसी ने मार के जो है सरा में या नहर में फेंक दिया। जब फेंक दिया, जब खुदाई हुई, तो वहां से जो है इन 4 लोगों का एक साथ जो है क्या मिला? कब्र मिला। याद हो गया? याद हो गया होगा आपको। अब आइए दूसरी साइड देखते हैं, महधा। यूपी की दूसरी साइड महधा है, और ये भी कहां है? प्रतापगढ़ में ही है। ये भी राजा भैया के प्रतापगढ़ में ही है। यहां से जो है, यहां से आपको बूचर खाना का साक्ष्य मिला है। बूचर खाना से तात्पर्य है कि यहां पे पशुओं को काटा जाता था। जहां पशुओं को काटते हैं आज भी उसको जो है बूचर खाना ही कहते हैं। साथ ही यहां पे स्त्री पुरुष को साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। याद रखिए, प्रतापगढ़ राजा भैया का क्षेत्र है, तो ये सब मिलेगा यहाँ पे दफनाने उपनाने का साक्ष्य। ठीक है, तो यहां से 2 लोगों का, स्त्री और पुरुष दोनों का, महिला और आदमी दोनों का जो है एक साथ दफनाया गया है। अब उनको चाहे प्यार कह लीजिए, चाहे प्यार के चक्कर में मारे गए हों, और ये दोनों जो है एक साथ वहां दफनाए गए मिले। अगर सवाल कैसे पूछेगा, तो एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि 2 कब्रों से युग्मित समाधान, यहां पे ऐसी कितनी कब्रें मिली हैं? 2, जहां से स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए गए। तो पूछेगा कि 2 कब्रों से युग्मित समाधि, 2 कब्रों में युग्मित समाधि कहां से मिली है? तो आप कहेंगे महदहा। मह में दह गया, मतलब गुरूर में मर गया। याद हो गया? गुरूर में मह मीन्स गुरूर, गुरूर में दह मीन्स दह गया, मर गया। मतलब ये स्त्री और पुरुष जो थे, जो है किसमें? घमंड में या गुरूर में मर गए, तो मह दहा। महदहा से क्या मिला? स्त्री पुरुष के दफनाने का एक साथ साक्ष्य मिला। यही से जब स्त्री आई है महदहा में, तो आभूषण तो होगा ही। महिला और आभूषण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर स्त्री दुनिया में 2 चीजों से सबसे ज्यादा प्यार करती है, सोचिए कौन कौन। अब आप सोच रहे होंगे सर कह रहे हैं कि दो चीजों से। हाँ, 2 चीजों से। ये इस भरम में मत रहिएगा कि वो अपने पति से प्यार करती है। वो सबसे पहले प्यार करेगी अपने बच्चे से सबसे ज्यादा, और उसके बाद आभूषण से। देखिएगा कोई परेशानी होगी, कुछ नहीं खोजेगी, वो आभूषण लेके भागेगी। मैं कभी जाना होगा तो कुछ नहीं पाएगी, तो आभूषण लेके भाग जाएगी, आपको छोड़ जाएगी। इसलिए जो है महिला क्या करेगी? 2 चीजों से प्यार करेगी, एक आभूषण से, एक बच्चे से। जब यहां महिला है तो आभूषण मिलना तय है। तो ये आभूषण किसके थे? हड्डियों के। ये जो है हिरणों के सींग से बनाए गए थे, या जो है और भी जानवरों के हड्डियों से आभूषण बनाए गए थे। यहां पे जो है सिंह का ही एक बाण मिला है। सिंह का जो है, मान लीजिए हिरण की सींग होगी, तो सिंग कैसे होती है? हिरण की सींग ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होगी। तो इसका जो है एक बाण मिला है। सिंह का एक जो है क्या मिला है? बाण मिला है। महदा रट गया होगा, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा ना? हाँ, नहीं भूलेगा। अब आते हैं यूपी की तीसरी साइड, जो छुट्टी हुई है तीसरी साइड। ये क्या है? दमदमा। वो थी, यहां पे था क्या? महदहा। महदहा के बाद आ गए दमदमा। ठीक है, तो नाम से भी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो दमदमा से क्या मिले? 41 मानव कंकाल। कितने? 41। अब याद करने का तरीका, और चूंकि ये महदहा है, मह में बह गए थे लोग, तो 2 ही मिले, स्त्री पुरुष। अब एक दमदमा, म से महा, दमदमा, म से महा, तो कितने मिले? 41 मानव कंकाल। तनी मनी नहीं, 41 लोगों को दफनाया गया था। उसके बाद यहां पे त्रिय मानव समाधि, मतलब 3 मानव
एक ही कब्र में। वहां पे क्या था? वहां पे क्या था? सरायनहार राय में 4 मानव एक साथ दफनाए गए थे। यहां पे कितने? 3 मानव। 3 मानव एक साथ दफनाए गए थे। अब हो सकता है एक ठो आदमी रहा हो, दूठे मेहरारू रही हूं, एक आदमी के दूठे मेहरारू मर गए, उन सब दफना दिए भैया, अगले साला फिर अगले जन्म में मिलेगा। हिंदू कॉन्सेप्ट तो यही है ना, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। 7 जन्म का नाता होता है, याद रखिएगा। जो है यहां से 3 मानव समाधियां मिली हैं। इसमें जो है ये इनकी समाधियां जो है ये दफनाए कैसे गए थे? ये जो है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो आप जो है इसके आधार पे कह सकते हैं कि ये शायद जो है सूर्योदय से निकले ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ऐसा किया गया हो। यहां से जो है अब आमतौर पे जो है उत्तर और दक्षिण की तरफ से दफनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरब पश्चिम या पश्चिम पूरब जो है समाधियां जो मानव कंकाल मिले हैं उनको दफनाया गया था, जो समाधि मिली है। यहां से हाथी दांत का लटकन, हाथी दांत का लटकन। आप लोग कहेंगे सर लटकन क्या होता है? कि लटकन आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है। लटकन आजकल जो है महिलाएं या लड़कियां जो है लटकन का बड़ा प्रयोग कर रही हैं। जो है आजकल देखेंगे सीमलेस ब्लाउज चल रहा है। सीमलेस ब्लाउज में पीछे जो है क्या लगा होता है? लटकन। हाथों में, हाथों के आस्तीन पे लटकन। तो लटकन इस तरह से होता है, ऐसे डोरी होता है, डोरी में कुछ लगा दीजिए आभूषण टाइप, तो वो हो गया लटकन। लटकन याद हो गया? वही लटकन होता है जो आजकल महिलाएं जो है लगा के डोरी में लंबा लंबा दम घुमाती हैं, वही लटकन हो गया। यहां से दमदमा मतलब घरेलू धान का साक्ष्य मिला है। कमेंट में बताइए जंगली धान का साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुआ था? मैं बता चुका हूं। यहां से जो है दमदमा से याद रखिएगा क्या मिला था? घरेलू धान का साक्ष्य। अभी तक हमको मिलता था जंगली धान का साक्ष्य, यहां से पहली बार जो है घरेलू धान का साक्ष्य मिला है। यूपी हमारा हो गया खत्म। पूरा यूपी हमने अपना कवर कर लिए। मोदी जी खुश हो गए, योगी जी खुश हो गए, भाई यूपी टच करके हम खत्म कर दिए। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखते हैं यहां पे बहुत सारे मध्य पाषाणकालीन स्थल मिले, लेकिन हमारे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम वहीं से आपको बताएंगे और वही पढ़ाएंगे, ताकि आप भटकाव से दूर रहें और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम आते हैं मध्य प्रदेश, शिवराज जी के एरिया में। तो मध्य प्रदेश में एक है आदमगढ़, एक आजमगढ़ यूपी में है, भूलिएगा मत, तो कंफ्यूज मत करिएगा। ये है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। आदमगढ़ से एक साथ जो है 25,000 लघु उपकरण मिले हैं। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? क्या है? लघु उपकरण। तो यहां पे आदमगढ़ से एक साथ जो है 25,000, समझ रहे, 25,000 लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। यही से पालतू पशुओं की हड्डियां मिली है। पालतू पशुओं से आशय यह है कि जो आज के पालतू पशु हैं उसी से मिलता जुलता यहां पे आपको कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि जैसे पशुओं के साक्ष्य जो है मिले हैं। क्या क्या मिल गया है? कुत्ता, ये सब हो गया पालतू, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, ये सब क्या है?
हमारे पालतू जानवर हैं। मध्य प्रदेश की ही दूसरी साइड है भीमबेटका। भीमबेटका की खोज जो है विष्णु वाड़कर ने किया था। विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज विष्णुधर वाकड़कर ने किया था। अब आप पीछे रिमाइंड करिए, अगर मेरे पिछले क्लास को आप लोगों ने देखा होगा तो विष्णुधर वाकड़कर या बीडी वाकड़कर के बारे में एक मैंने फैक्ट बताया था। अब उस फैक्ट को याद करिए। फैक्ट ये बताया था कि विष्णुधर वाकड़कर जो है पाषाण काल के क्या थे, पितामह कहा जाता है इनको। पाषाण काल का पितामह किसे कहा जाता है? कहा जाता है विष्णुधर वाकड़कर को। अब भीमबेटका में सबसे प्राचीन कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको पता है। तो आपको पता होगा कि मध्य पाषाण काल से पहले जो है उच्च पूरा पाषाण काल में जो है वहां पे नीले रंग का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन जैसे यह मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में जो है भीमबेटका के चित्रों में क्या होता है, नीले रंग का प्रयोग शुरू हो जाता है। चूंकि भीमबेटका में जो है भीमबेटका में सबसे ज्यादा भीमबेटका में जो है चित्रों की शुरुआत कब से हो जाती थी? उच्च पूरा पाषाण काल से यहां चित्र मिलने लगते थे। उच्च पूरा पाषाण काल से चित्र मिलने लगते थे। लेकिन सबसे ज्यादा चित्रों की संख्या जो है किस काल की है? मध्य पाषाण काल की। सबसे ज्यादा भीमबेटका में एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका में सबसे ज्यादा चित्र किस काल के हैं, तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल के। यहां से ही भीमबेटका से ही बराह का चित्र, उसके बाद गणेश का प्राचीनतम चित्र, गणेश भगवान के प्राचीनतम चित्र हमको देखने को मिलता है। और ये सब किसके हैं? मध्य पाषाण काल के। ये सब जो है मध्य पाषाण काल के हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि धीरे धीरे धर्म की तरफ जो है बढ़ना जो है मानो मध्य पाषाण काल का शुरू हो रहा था। इसमें जो है 3 द्वार वाला एक कक्ष मिला है। भीमबेटका में ही जो है एक कमरा मिला है। उसमें उस कमरे में क्या है, एक कमरा, मान लीजिए एक कमरा है, इसमें क्या है, मान लीजिए एक द्वार हो गया, एक द्वार हो गया, एक पीछे वाला। यहाँ पे एक कमरा मिला है, एक कक्ष मिला है, कमरा मिला है। इसमें क्या है, 3 द्वार हैं। ये पहली बार था ऐसा मध्य पाषाण काल में, की विशेषता है ये। इसके अलावा भीमबेटका से ही अंत्येष्टि के भी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। अब आइए हम जो है मध्य प्रदेश जो है, यही 2 फैक्ट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल किसका? ममता बनर्जी का। आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है एक साइड है बीरभानपुर। ये बीरभानपुर पड़ता है वर्धमान जिले में। बीरभानपुर वर्धमान जिले में पड़ता है। यहां से संयुक्त आवासीय बस्तियां मिली है। मतलब ये एक साथ जो है खूब, ये जो है ये संयुक्त जो है आवासीय बस्तियां, संयुक्त आवासीय बस्तियां मिले हैं। ये बस्तियां कैसी थी? मतलब झोपड़ी थी। यहाँ पे ये बस्तियां कैसी बनी थी? झोपड़ियों से बनी हुई थी। अर्थात झोपड़ियों का भी साक्ष्य जो है कहां से मिला हमें? बीरभानपुर से। इसके अलावा बीरभानपुर को मध्य पाषाण काल का
प्रशस्तर मतलब मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण स्थलीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण स्थलीय किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे वीरभानपुर को। अब बात करते हैं इसकी अगले पॉइंट को, हम देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्यादा कुछ नहीं है, वहां मुंबई से, महाराष्ट्र में मुंबई से जो है किस चीज का साक्ष्य मिला है? नाव का। वहां से मुंबई साइड से किस चीज का साक्ष्य मिला है? ये हो गया हमारा नाव का साक्ष्य, ये हो गया नाव का साक्ष्य। वीरभानपुर से, ये मुंबई से, मतलब महाराष्ट्र की मुंबई से हमको किसका साक्ष्य मिला है? नाव का। अब इतिहासकारों ने इस नाव को देख के यह अनुमान लगाया कि उस समय ये जो है मध्य पाषाण कालीन लोग इस नाव का प्रयोग जो है मछलियां पकड़ने में करते रहे होंगे, अर्थात भोजन में वहां पे मछलियां का प्रयोग होने लगा था। अब जब मछली की बात आ गई है तो आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ही एक तमिलनाडु में चलते हैं, समुद्र किनारे। तमिलनाडु में एक साइड है रूसी कोंडा, याद रखिएगा रूसी कोंडा। और रूसी कोंडा से मछली कौन पकड़ेगा? मछुआरों। माल ये हो गया मछुआरा, ठीक है। तो रूसी कोंडा से मछुआरों का पूरा समुदाय मिला है। ये जो है क्या है? मछुआरों के जो है पूरे समुदाय है, मछुआरों के समुदाय। तो रूसी कोंडा से क्या मिले हैं? ऐसे याद रखिएगा, इन मछुआरों के बालों में क्या हो गया? रूसी, ठीक है। तो रूसी कोंडा से जो क्या मिला है? मछुआरों का समुदाय मिला है। यहीं से रूसी कोंडा से ही जो है, क्योंकि मछुआरों का समुदाय मिला है, तो यहां तिरछी नोक वाले, अभी तक क्या हम देखते थे सीधी नोक वाले मिलते थे या तीर, यहां से तिरछी नोक वाले, मतलब ऐसे होगा, ऐसे कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे। तो महाभारत रामायण में जैसे तो तिरछे तिरछे वाली तीर निकलती थी, इस तरह, फिर ऐसे सीधा, फिर ऐसे हुई होगी। तो ये जो है तिरछी नोक वाली यहां से क्या मिली है, या ऐसे वाली हो सकती है, कुछ हो सकता है तीर का आकार, ठीक है। बस तिरछी थी, तिरछी नोक वाले क्या मिले हैं? तीर का साक्ष्य मिला है। अब आइए, ये जो है मध्य पाषाण काल का हम जो है सभी साइड, इंपॉर्टेंट साइड देख लिए। इसमें कुछ जैसे आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन कोंडा और टेरीगुंडा, नागार्जुन कोंडा और टेरीगुंडा साइडें हैं जहां से बहुत सारे औजार मिले हैं मध्य पाषाण काल के। कर्नाटक में है संगन कल्लू, जलहल्ली, अन्य भी हैं जहां से जो है दक्षिण भारत के जो है औजारों की प्राप्ति होती है, लेकिन वही ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी यूपीएससी में मिलाने के लिए स्थान दे सकता है। अब आइए हम बात करते हैं इनके जीवन शैली, मध्य पाषाण काल के लोगों की जीवन शैली के बारे में। मध्य पाषाण काल के लोगों की क्या देखेंगे? जीवन शैली। जीवन शैली में क्या क्या आता है? पहला भोजन, कपड़ा, और क्या? रहना। भोजन में क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान। यहां मकान की बात नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, यहाँ क्या है? सबसे पहला भोजन, फिर कपड़ा, फिर रहना, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि भोजन कैसे मिलता था। अभी भी ये शिकार पे निर्भर थे। किस पे थे? शिकार पर।
किस पे थे निर्भर? इनका भोजन शिकार पर निर्भर थे। मजेदार बात ये थी, अब जो है छोटे पशुओं का भी ये लोग शिकार करने लगे थे। ठीक है, इस समय बात करेंगे अब कपड़ा की। कपड़ा इस समय जो है सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो लोग जो है क्या करते थे, शरीर ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए किसकी प्रयोग? छाल का, या मतलब पेड़ों के छाल का या पत्ते का प्रयोग करते थे। रहना, अभी भी ये जंगलों में, नदी किनारे, शिलाओं में ये रहते थे। अब बात करते हैं पशु। ये मजेदार बात देखिए कि ये जो है पशुओं से जो है इनका परिचय हो गया था। पशुओं से ये धीरे धीरे परिचित हो गए थे, लेकिन पशुपालन का साक्ष्य नहीं है। पशुपालन नहीं है। क्या नहीं है? पशुओं से क्या थे? परिचित थे, लेकिन पशुपालन का साक्ष्य नहीं है। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि आपको बता ही चुके थे। अंत्येष्टि कि जो है सराय, नहर और महदाह से इसके साक्ष्य मिले हैं। कई जगह जो है ये पूरब पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो है इनको दफनाया जाता था। मृद भांड, बर्तन देख लेते हैं। मृद भांड, मृद भांड देखते हैं तो मृद भांड का शुरुआती में, स्टार्टिंग में जो है, जब स्टार्ट होता है मध्यकाल, तो उस समय साक्ष्य नहीं था। उस समय साक्ष्य नहीं था, लेकिन लास्ट में, अपनी अवस्था के लास्ट में जो है मध्य पाषाण काल के मृद भांड मिलना शुरू हो जाते थे। लेकिन ये मृद भांड हाथ से बनाए जाते थे, ना कि चाकू से बनाए जाते थे। हाथ से निर्मित थे, तो इसलिए इनके आकार भी बहुत टेढ़े मेढ़े थे। अब बात करते हैं रंग की। अब बात कर लेते हैं रंग की। किसकी? रंग की। तो हमने अभी पढ़ाया, अभी बताया आपको कि जो है भीमबेटका से नीला रंग हमको मिलना शुरू हो गया था। तो इसके अलावा, नीले के अलावा गाढ़ा लाल, सफेद, हरा व पीला रंगों से भी चित्रकारी के साक्ष्य जो है हमको मिलते हैं। तो जीवन शैली में बस इतना ही। मौसम परिवर्तित हो चुका था। अब जो है ये नवपाषाण काल यहीं से शुरू हो जाता है। नवपाषाण काल में जो है इस पाषाण युग का आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आइए अगली टॉपिक हम देखेंगे नवपाषाण काल। साथियों, अब हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को अंग्रेजी में जो है नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसका पीरियड है 4000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम शब्द, मतलब नवपाषाण जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था। कब किया था? 1865 में। कब किया था? 1865 में। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है प्री हिस्टोरिक टाइम। इसी में सबसे पहली बार जो है नवपाषाण शब्द का जो है प्रयोग इन्होंने किया था।
दूसरे इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को जो है अन्य नामों से उन्होंने इसको जो है पन्न उत्पादक संस्कृति, क्योंकि इस समय जो है नवपाषाण काल में अनाज उत्पादित किया जाने लगा था, तो उन्होंने बोला गार्डन चाइल्ड ने इसे हम अन्न उत्पादक संस्कृति कह सकते हैं या फिर नवपाषाणिक क्रांति। अगर नवपाषाणिक क्रांति की बात की जाएगी तो वो क्या किया था गार्डन चाइल्ड ने। याद कैसे करेंगे? चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। गार्डन में घूमने गया, गार्डन चाइल्ड बच्चा में घूमने, बच्चा जो है गार्डन में घूमने गया चाइल्ड जो है, तो उसने क्या देखा? अन्न देखा। अन्न देखा तो क्रांति कर दी। तो गार्डन चाइल्ड ने अन्न उत्पादक संस्कृति कहा नवपाषाण काल को, और नवपाषाणिक क्रांति शब्द से संबोधित किया। अब आते हैं तीसरे इतिहासकार थे माइल्स वर्किट। ये भाई साहब माइल्स वर्किट ने नवपाषाण की विशेषता बताया। बोला ये विशेषता होंगी या ये विशेषता है तो ये समझ लीजिए कि नवपाषाणिक जो है स्थल है। जैसे 6 अंधों की कहानी सुनी होगी, जैन धर्म में है 6 अंधों की कहानी। तो 6 अंधे जो है, कोई पैर पकड़ा, कोई हाथ पकड़ा, कोई कान पकड़ा, कोई सुर पकड़ा, कोई पेट पकड़ा, तो वो जैसा जैसा अनुभूत किया उससे एक संपूर्ण हाथी का जो है, सभी के साक्ष्यों से एक संपूर्ण हाथी का जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी तरह जो है ये भाई साहब जो है माइकल साहब ये बोले कि नवपाषाण की वही विशेषता होगी। इन्होंने 4 विशेषता बताया। बोला अगर 4 विशेषता है तो समझ लीजिए ये क्या है? नवपाषाण काल है। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहला बोला कि कृषि कार्य, मतलब नवपाषाण में जो विशेषता है, मतलब इसमें कृषि कार्य अगर हो रहा हो तो ये जो है कृषि कार्य होने लगा। तो कृषि कार्य हो ही रहा था, ये नवपाषाण कालीन स्थल था। दूसरा था कि पशुओं को पालना जो है शुरू हो गया हो, तो पशुओं को पालना भी उस समय शुरू हो गया था। तीसरा इन्होंने बताया कि इस समय जो है नवपाषाण काल में जो पत्थर के औजार हैं वो उसमें कैसे वो घड़सर द्वारा और उनपे जो है पालिश की जाती है। तो पालिश के पहले हथियार कहां से मिले हमें? पालिशदार हथियार नवपाषाण काल से। तो घड़सर और पालिश द्वार पत्थर, तो ये कौन से हो गए? नवपाषाण काल की विशेषता हो गया। अब जो है चौथा था कि नवपाषाण काल में मृदभांड मिलने शुरू हो गए। इन्होंने 4 विशेषताओं के आधार पे इसको नवपाषाण काल कहा। अब नवपाषाण काल में देखते हैं कि उपलब्धियां क्या क्या थी, क्या क्या हम लोग प्राप्त किए। नवपाषाण काल में क्या प्राप्त हुआ कि इसको जो है हम जो है नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल इसको क्यों कहते हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो है मेहरगढ़, इसकी एक साइड है नवपाषाण काल की, सबसे इंपॉर्टेंट साइड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब साइड पे जाएंगे। तो मेहरगढ़ में एक साइड है। इस मेहरगढ़ में लोगों ने 7000 ईसा पूर्व में ही आकर बसना शुरू कर दिया था। 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में आकर बसना शुरू कर दिया था। दूसरी इसकी उपलब्धि थी कि इस समय सबसे पहले खेती या कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब इस समय के लोग, नवपाषाण काल के लोग खेती करना जो है प्रारंभ कर दिए थे या कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे। इस समय के लोग पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए थे, खास करके जंगली जानवरों को भी अब पालने लगे थे। अब जंगली जानवरों से तात्पर्य शेर या भालू से नहीं है। जंगली जानवरों से तात्पर्य है कि जंगली भैंस, जंगली कुत्ते हैं, जंगली गाय, सब इस टाइप जो जानवर थे उनको जो है ये लोग पालना शुरू कर दिए थे। उसके बाद जो है ये लोग जो है मृदभांड जो है बनाना भी शुरू कर दिए थे। जब मृदभांड के अलावा
जो है, अच्छा इनके जो मृदभांड थे अच्छे, थोड़े से अच्छे आकार के जो है देखने को मिल जाते हैं। ये लोग वस्त्र निर्माण कला का ज्ञान इनको हो गया था। इससे ये तात्पर्य हम लगा सकते हैं कि इस काल में कपास का उत्पादन शुरू हुआ था, जो हम आगे बताएंगे कहां से प्राप्त हुआ था कपास का, जो विश्व में सबसे प्राचीनतम है कपास उत्पादन का साक्ष्य। तो कपास का जो है उत्पादन होने लगा था, और जो है सुई, कई खनन से हड्डियों की सुई मिली, तो उन हड्डियों की सुई को देखते हुए इतिहासकारों ने कहा कि इनको जो है वस्त्र निर्माण का ज्ञान हो गया था। जब वस्त्र निर्माण का ज्ञान हो गया, अब सोचिए कि आके बसना शुरू कर दिए थे, खेती प्रारंभ कर दिए थे, पशुपालन प्रारंभ कर दिए थे, मृदभांड बनाना शुरू कर दिए थे, वस्त्र निर्माण का ज्ञान हो गया था। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो व्यक्ति क्या, जो व्यक्ति घुमक्कड़ है, जंगली जीवन में जो मानव घूम रहा है, तो नहीं चाहेगा कि हम अस्थायी जीवन की शुरुआत कर दें, एक जगह रह के अपना अस्थायी जीवन शुरू करें। तो अस्थायी जीवन की शुरुआत जो है इस काल में शुरू हो गई थी। नवपाषाण काल में अस्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी। इस समय जो है अग्नि का प्रयोग शुरू हो गया था। अग्नि का प्रयोग के बारे में अब लोग, वहां के जो मानव लोग थे उस सभ्यता के, अग्नि के प्रयोग के बारे में परिचित थे। इस अग्नि के प्रयोग ने बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। क्रांतिकारी कहने से तात्पर्य है कि अब जो है ये लोग अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख हुए हैं। अब इनके शरीर में प्रकाशित ऊर्जा ने जो है अलग ही शक्ति प्रदान की। आपको पता होगा कि शक्ति जो है ऊर्जा का एक स्रोत है। तो अग्नि के द्वारा प्रकाश हुआ, प्रकाश के द्वारा इनके अंदर जो है शक्ति आई, और ये जो है अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख हुए। अग्नि के द्वारा ही अब ये जो है कच्चे मांस के जगह अब पका भोजन करने लगे। अग्नि से जो है पका भोजन इन्होंने करना शुरू कर दिया था। अतः इनके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन अग्नि ने लाया। इस समय जो है तांबे का भी उपयोग होना शुरू हो गया था, और ये तांबा जो है प्रथम ऐसा अयस्क था जो पहली बार जो है मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया गया। कौन सी धातु सबसे पहली बार प्रयोग की गई? तो वो था तांबा, और तांबा का प्रयोग नवपाषाण काल में पहली बार किया गया। अब आइए हम इसकी अंत्येष्टि देखते हैं। अंत्येष्टि जो है 3 तरीके से जो है की जाती थी। अंत्येष्टि पहला था शिष्ट समाधि। शिष्ट समाधि क्या होती थी कि ये शिष्ट समाधि, ये ऐसे आयताकार जो है पाषाण का एक खड्ड बना था, आयताकार था। इसमें जो है अस्थियों को, साथ में औजारों को या उनके आभूषणों को जो है, उनके अस्थियों को ऐसे दफना देते थे। यहाँ आभूषण, औजार सब दफना देते थे। तो इस अंत्येष्टि से ये साक्ष्य मिला, ये जानकारी समझ में आई, इनको जो है स्वर्ग या जो है अन्यतर कोई सत्ता का जो है ज्ञान था, जहां पे जो है मरने के बाद ये व्यक्ति जाएगा और उसका इन वस्तुओं का उपभोग करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वर्ग की लालसा में ये ऐसा करते थे। दूसरा था कि जो है, दूसरा था पिट सर्कल। पिट सर्कल ये गोल होता था। ये क्या होता था? ऐसे पाषाण में जो गोल खड्ड होता था,
ये जो है इधर 10 से 12 मीटर ऐसे चौड़ा होता था, और गहरा जो होता था इसकी गहराई होती थी 6 से 8 मीटर। इसमें जो है क्या करते थे, शव को जो है वो पहले रख देते थे, फिर इसकी हड्डियों को चुनकर, जब उसका मांस गल जाता था तो हड्डियों को चुनकर इसमें जो है दफन कर देते थे। और ये जो है ब्लैक मार्बल से जो है इनको ढक देते थे। ये ब्लैक मार्बल के बने होते थे। और तीसरा था इसका कैर्न सर्कल। कैर्न सर्कल ये जो ऐसे वर्गाकार होता था, इस वर्गाकार में जो है अस्थियों को जो है रखकर बड़े बड़े पाषाणों से जो है इसको ढक दिया जाता था। तो ये जो है अंत्येष्टि के उनकी जो है 3 संस्कार थे। ये हो गया हमारा नवपाषाण काल के उपलब्धि जो हमें उस समय जो है प्राप्त हुई। अब आइए बात करते हैं इसके साइड। हम इसके अब साइड्स को देख लेते हैं। उपलब्धि हो गई, अब हम इसके साइड को देखेंगे। इसके साइड को हम भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बांट के देखेंगे, और उस भौगोलिक क्षेत्र में जो जो स्थल या प्रदेश आएंगे उसी हिसाब से हम बांटकर देखते चले जाएंगे। उससे जो है आपको समझने में भी आसानी होगी, उसको जो है आपको समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी। समझने में जो है आसानी होगी। ये हमारा भारत का शीर्ष मैप है, बहुत अच्छा नहीं है समझने के लिए। शीर्ष मैप है, पर इधर क्या है, पाकिस्तान है। इधर क्या है, पाकिस्तान है। तो हम सबसे पहले भूगोल इसमें उत्तर पश्चिम, ये क्या हो गया हमारा उत्तर पश्चिम वाले एरिया को देखते हैं। उत्तर पश्चिम में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मेहरगढ़ को देखेंगे। तो मेहरगढ़ पड़ता है, मेहरगढ़ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में पड़ेगा। लगभग इसके आसपास, ये बलूचिस्तान है इधर, यहीं आसपास जो है मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ पड़ेगा इस एरिया के आसपास। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि मेहरगढ़ कहां पे है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो भारत में ये साइड नहीं है। तो मेहरगढ़ का जो बलूचिस्तान प्रांत है, इसकी खोज सब कौन किया था, जे फ्रांसोआ ने। कब किया था, 1975 ईस्वी में। जे फ्रांसोया या जे फ्रांसोया। ये जो स्थल है, ये मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के तट पे, किस पे है, बोलन नदी के, ये नदी है बोलन नदी के तट पे है, बोलन नदी के तट पे है। तो आप समझ गए हो कि मेहरगढ़ कहां पे है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत के बोलन नदी के तट पर है। अब मेहरगढ़ से क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या इसकी विशेषता है, आइए हम देखते हैं। ये मेहरगढ़ में एक ऐसा स्थल है, यहां से नवपाषाण से लेके हड़प्पा तक, मतलब नवपाषाण से लेके, मान लीजिए नवपाषाण है तो हड़प्पा तक एक जो है अस्तर देखने को मिला है। पूरे नवपाषाण से लेके कहां तक, हड़प्पा तक। ये जो है तो कह सकते हैं कि ये 2 संस्कृतियों का जो है
मिलन बिंदु या यहाँ पे दो संस्कृतियों का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ। किसका किसका? नवपाषाण काल का और हड़प्पा का। मेहरगढ़ से ही कृषि और पशुपालन का क्या मिलता है? प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अगर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए कब? 7000 बीसी में, तब हम पीछे बताए भी थे पिछले क्लास में। तो अब क्या कहेंगे? मेहरगढ़, नहीं तो दूसरा बताइएगा कमेंट करके आप लोग। दूसरा कौन है सबसे पहला साक्ष्य जो 9000 बीसी के आसपास? तो यहां से कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या मिला है? गेहूं और जौ का साक्ष्य। गेहूं और जौ का साक्ष्य। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ जो है क्या किया जाता था? उगाया जाता था। गेहूं और जौ उगाया जाता था। ये गेहूं और जौ दक्षिण एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में पूरे इस वाले पूरे एरिया में प्राचीनतम गेहूं और जौ का साक्ष्य। मतलब इधर गेहूं जौ यहीं से गया है, हमारे मेहरगढ़ से। हमारे नहीं है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से गया है। यहीं पे कपास का उत्पादन विश्व में पहली बार किया गया। कपास का उत्पादन का साक्ष्य पहली बार कहां मिलता है? आप कहेंगे पहली बार कहां मिलता है? तो मिलता है मेहरगढ़ से। ये कपास का वहां पे जब उत्खनन हो रहा था तो कपास का बीज जो है मृदभांड, मतलब किसी मृदभांड में ऐसे उसको बांध के रखा गया था। तो उसमें जो है कपास का क्या मिला था? ना बीज मिला था। तो इससे अनुमान लगाया भाई यहां उत्पादन होता तभी तो बीज रहा होगा। इसके अलावा भैंस पालन का, देखिए भैंस पालन, यहां से भैंस पालन शुरू हो जाता है। भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? नवपाषाण काल से। यहीं से हमें अन्नागार मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही मृदभांड पाए गए हैं। इन मृदभांडों पे यहां से जो है क्या पाए गए हैं? ये मान लीजिए मृदभांड है, तो यहां पे जो है पीपल के पत्ते की, इन मृदभांडों पे जो है, ये मृदभांड हो गया, इन मृदभांडों पे पीपल के पत्ते का जो है चित्र बनाया गया है। कितनी अच्छी विशेषता है कि मृदभांडों पे पीपल के पत्ते का चित्र देखने को मिलता है। मेहरगढ़ से कारीगर की कब्र प्राप्त की गई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कारीगर की कब्र किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त की गई है, तो आप कहेंगे कि जो है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही कच्ची ईंटों के आयताकार मकान का साक्ष्य मिला है। एक मकान मिला है जो कच्ची ईंटों का बना हुआ है और वो जो है आयताकार। मेहरगढ़ को ही बलूचिस्तान की, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते थे। रोटी की टोकरी कहते थे क्योंकि यहां से गेहूं और जौ उपजाया जाता था। अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो गेहूं और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य जो है नील नदी के मिस्र घाटी से हमको प्राप्त होता है। याद रखिएगा, अगर विश्व की बात किया जाए तो कहां से? मिस्र घाटी से, नील नदी के मिस्र घाटी से प्राप्त होता है। अब उत्तर पश्चिम का ही जो है एक और इंपॉर्टेंट स्थल है, उत्तर पश्चिम का ही, वह है राना गुंडई। राना गुंडई राना गुंडई, ये हो गया राना
गुंडई। राणा गुंडई से जो है क्या मिला है? घोड़े, मतलब घोड़ों के जबड़े के जो है कितने? 4 दांत। राणा गुंडई से क्या मिला है? घोड़े के जबड़े के 4 दांत मिले हैं। याद कैसे रखेंगे? राणा भैया क्या है? गुंडा है। चलते किससे? घोड़ा से। घोड़ा गिर गया तो मिल गया 4 दांत, घोड़ा का दांत टूट गया। तो राणा भैया गुंडा है, उनकी गुंडई में वो घोड़ा से चलते थे, घोड़वा गिर गया, 4 दांत टूट गए। तो याद हो गया होगा। ये जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण स्थल है। अब आइए नौपाषाण काल की दूसरा क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं, उत्तरीय क्षेत्र। उत्तरीय क्षेत्र में हम सबसे पहले चलते हैं कश्मीर। जब कश्मीर हमारा ये हो गया, इस वाले क्षेत्र को देखते हैं कश्मीर। कश्मीर में जो 2 साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हर साल किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वह है बुर्ज होम और गुफ कराल। तो हम सबसे पहले बुर्ज होम को देखते हैं। बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान या बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज वृक्ष का स्थान या जो है जन्म स्थान। इसकी खोज जो है 1935 में डी टेराम पीटरसन महोदय ने किया था। आइए बुर्ज होम की विशेषता से वाकिफ होते हैं। तो बुर्ज होम में सबसे पहला जो है हम ये देखेंगे कि बुर्ज होम नौपाषाण काल का कश्मीर में, कहां पे? कश्मीर में खोजा गया क्या था? पहला स्थल था। पहला स्थल कौन सा था? खोजा गया नौपाषाण काल का। कहां पे? कश्मीर में। तो था बुर्ज होम। उसके अलावा यहां पे 3 कालों के मतलब नौपाषाण काल, ताम्र और लौह, 3 कालों के 4 पुरातात्विक स्तरों की प्राप्ति होती है हमें यहां से हमें गर्त आवास से तात्पर्य है ये गड्ढे बना के, इनके जो आवास थे ये गड्ढे बना के इन आवासों में रहते थे, वो ये हो गया गर्तनुमा। तो ये गर्त आवास का साक्ष्य सबसे पहली बार कहां से प्राप्त किया गया था? बुर्ज होम से। बुर्ज होम से ही हमें मालिक के साथ कुत्ते का, मालिक जो है, मान लीजिए जो है ये मालिक हो गया, मालिक को दफना दिए और यहां पर उसके जानवर कुत्ते को, तो मालिक के साथ कुत्ते का दफन का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे बुर्ज होम से। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, अगर पूछा जाए कि पशुओं के लिए अलग से कहां दफन किया जाता था, अलग से कहां दफनाया जाता था, इनके लिए अलग से बनाया जाता था दफनाने के लिए कक्ष, तो वो था बुर्ज होम। जैसे आप कहते हैं मालिक के साथ कुत्ते का दफन, तो ये मालिक के साथ ही, मतलब सता के नहीं, जैसे वहां पे युग्मित पुरुष महिला देखे थे उस तरह से नहीं, ये मालिक का अलग कक्ष है उसमें दफनाया गया है, और जो है कुत्ते का अलग से कक्ष बना के दफनाया गया है। तो मालिक के साथ कुत्ते का दफन कहां किया गया? बुर्ज होम से। यही से बुर्ज होम से एक ऐसा कंकाल पाया गया है जिसमें जो है लाल रंग और गेरुआ, मतलब लाल गेरुए रंग से उसको पूरा लेपित किया गया है, कि शायद वो, उसका इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि शायद खराब न होने के लिए जो है ऐसा किया गया हो, लाल गेरुए रंग से उसे लेपित किया गया है। यही से एक मानव मस्तिष्क का कंकाल मिला है, उसके मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा होने का साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। वो कहां से मिला है? बुर्ज होम से। अब आइए
कश्मीर के हम दूसरी साइड गुफा कराल को देखते हैं। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइड है। गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। क्या अर्थ होता है? कुम्हार की गुफा। इसकी खोज A.K. शर्मा ने 1981 ईस्वी में किया था। गुफा कराल की खोज A.K. शर्मा ने 1981 ईस्वी में किया था। इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता में पहली विशेषता है कि यहां 2 कक्षीय आवास अभी तक क्या थे, जो गर्त आवास थे, एक ही कक्ष होता था। एक ही गर्त आवास में क्या होता था? एक ही कक्ष होता था। लेकिन यहां पे जो है द्विकक्षीय, मतलब 2 कक्ष वाला, एक कक्ष ये हो गया, एक इसका द्वार हो गया, तो 2 कक्ष वाला जो है क्या हो गया? गर्त आवास जो है गुफा कराल से मिला। अगर पूछता है कि द्विकक्षीय गर्त आवास कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे कश्मीर के गुफा कराल से। इसके अलावा यहां से तांबे की हेयर पिन मिली है। तांबे की हेयर पिन, समझ रहे होंगे सर? हेयर पिन, हेयर पिन, हेयर पिन महिलाएं लगाती है अपने बालों में, याद रखिए। नहीं देखे हो तो मार्केट में जाके देख लीजिएगा। तो ये हेयर पिन जो है ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे करके, ऐसे भी होता है, ऐसे खुला रहता है। कई तरीके से आजकल नए नए मॉडल के हेयर पिन आते हैं। तो जो है ये क्या करते हैं बालों में, और ये बना किसका था? तांबा का। अब आपको अभी बता चुके हैं कि नवपाषाण काल में सबसे पहले किसका यूज किया गया? तांबा का। ये पहली धातु थी जिसका उपयोग तांबा का किया गया। किसमें? नवपाषाण काल में। तो ये पिन भी किसकी थी? हेयर पिन जो थी ये थी तांबे की। तो तांबे की हेयर पिन महिलाएं अपने बालों में लगाती थी उस समय भी। तो किसका? गुफा कराल से मिला है। यही से जो है हड्डियों से निर्मित, सोचिए टेक्नोलॉजी, हड्डियों से निर्मित सुई मिली है। और यहीं से जब हेयर पिन मिल ही गया है तो चूड़ी काहे नहीं मिलेगा? चूड़ी तो मिलना चाहिए ना। जब हेयर पिन मिल गया तो चूड़ी मिलेगी। तो हेयर पिन के साथ साथ यहीं से किसकी? ये थी चूड़ियां हड्डियों की। तो यहीं से जो है हड्डियों की चूड़ी मिली थी। बस इतना ही हम कश्मीर में देखेंगे। उसके बाद अन्य साइडें जो हैं हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।